Hello and welcome friends. In this particular video, we are going to learn about the methods of arc extension. देखिए जो भी पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब भी हमने चैप्टर शुरू किया तो हमने डिस्कस किया सर्किट ब्रेकर क्या है, ठीक है, कि उसकी जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा कि आर्क क्या है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। उसके बाद हमने देखा कि आर्क जो है वो हमें एक्सटिंग्विश करना है तो किस तरह से हम करेंगे, वो आर्क एक्सटेंशन, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ आर्क देखा, अब क्या करना है, हमें उसका एक्सटेंशन करना है। तो किस तरह से हम एक्सटिंग्विश करें, किस तरह से आर्क को हम रिमूव करें। जब कॉन्टैक्ट हम सर्किट ब्रेकर के सेपरेट करते हैं तो जो भी आर्क पनप रहा है उसके बीच में, वो आर्क को हम क्या करना चाहते हैं, वो आर्क को हम रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए जो है वो मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स हैं। सी, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, that the electric discharge which is taking place between the electrodes is nothing but the electrical arc. We have seen that when contacts of the circuit breakers are separated, an arc is established between the contacts which will last for some period, and the circuit breaker should be capable of extinguishing this particular arc without damaging. So the behavior of the circuit breaker is greatly influenced by the arc, okay. And the circuit breaker must have the property that it should be capable of extinguishing this arc, okay? क्योंकि हमें पता है कि जब तक आर्क रहेगा वहाँ पे इस कॉन्टेक्ट में से, इस फिक्स कॉन्टेक्ट में से मूविंग कॉन्टेक्ट में, वहाँ पे आपका जो भी करंट है वो पास होता रहेगा इवन आफ्टर कि वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन है फिर भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। वो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे अगर स्पेस है, आप इसके बीच में अगर ऑयल रखे या फिर एयर है, कुछ भी है, तो वो उसके मॉलिक्यूल को भी वो क्या बना देगा, कंडक्टर बना देगा, ठीक है। ये हमने देखा है। सो द इंटरप्शन ऑफ आर्क इन केस ऑफ डीसी सर्किट इज मच मोर डिफिकल्ट देन इन द केस ऑफ द एसी सर्किट। क्यों? क्योंकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वहाँ पे कोई जीरो जो है वो पास नहीं होता। देखिए डीसी इस तरह से होती है, लेकिन एसी जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है, तो वहाँ पे ये जीरो आ रहा है, करंट जो है वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि एक साइकिल के अंदर देखिए ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम 50 यूज़ करते हैं तो एक सेकंड के अंदर कितनी बार ये ज़ीरो हो रहा है, 100 टाइम्स, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ ना। तो अगर मैं ये आर्क, ये तो डिपेंड करती है ना, करंट पे डिपेंड करती है, तो आर्क का करंट मतलब जो भी है इस जीरो पॉइंट पे जब आए तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होगा, ये जीरो पर होगा ना, ठीक है। तो इसी टाइम पे अगर मैं इस आर्क को रिमूव कर दूं, तो अगर इसी टाइम पे अगर मैं आर्क को रिमूव कर दूं इस जीरो पॉइंट पे या फिर इस जीरो पॉइंट पे, अगर इस पे नहीं हुई तो इस पे कर दूं, अगर इस पे भी नहीं हुई तो यहाँ पे कर दूं, तो ज़्यादा आसान होगा ना, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये तो मैक्सिमम है, यहाँ तक मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं करूँ तो करंट का मैग्नीट्यूड तो जीरो है ना, ऑलमोस्ट जीरो है, तो वहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी मैं जो है वो आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो 3 मेथड्स जो है वो आर्क एक्सटेंशन की, वहाँ पे 3 मेथड्स हैं। उसमें जो भी पहली मेथड है वो है हाई रेजिस्टेंस मेथड, दूसरी मेथड है वो लो रेजिस्टेंस मेथड, और यू कैन से करंट जीरो इंटरप्शन और आर्टिफिशियल करंट जीरो इंटरप्शन भी बोल सकते हैं। ये जो करंट जीरो, आर्टिफिशियल करंट जीरो मेथड भी हम तीसरी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, आर्क एक्सटेंशन इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नॉट टेकिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली, बट स्टिल it produces lot of stress on the breaker. So the different method adopted for the arc extension can be grouped into this particular form: high resistance method, low resistance method, and current zero interruption. Now what about the high resistance interruption method? See, in this technique the resistance of current path is increased rapidly so that voltage drop is increased, and the arc gets extinguished when the system voltage is sufficient to maintain the arc due to high voltage drop, okay. The arc resistance is increased with time so that the current is reduced and the finally arc is interrupted. जितना आर्क रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे उतना करंट डिक्रीज होता जाएगा ना। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इज इंक्रीज्ड रैपिडली टू अ हाई वैल्यू सच दैट द वोल्टेज सोर्स इज नो लॉन्गर इनफ टू मेंटेन द आर्क वोल्टेज। इज इट राइट? नाउ ये जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है ना, ठीक है, दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन डीसी सर्किट ब्रेकर्स एंड एयर ब्रेक टाइप एसी सर्किट ब्रेकर्स having a low capacity. I repeat, this is normally used in DC circuit breakers as well as
in the AC circuit breaker, but air brake type AC circuit breakers having low capacity. Okay, now moving further, यहाँ पे हम देखें कि अगर मैं देखूँ कि रेजिस्टेंस जो है उसको अगर मैं इंक्रीज करूँ, ये हाई रेजिस्टेंस मेथड है ना, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के कितने तरीके हैं, ये तरीके हैं, देखते हैं चलिए। लेंथनिंग ऑफ आर्क, आर्क के लेंथ को बढ़ा दो। कूलिंग ऑफ आर्क, आर्क को कूल कर दो। रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क, आर्क की क्रॉस सेक्शन को घटा दो। स्प्लिट कर दो, आर्क को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो ये 4 मेथड जो है ना यहाँ पे हुई। तो ये जो हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड है ना, वो किसके लिए यूज होती है, लो वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर, वो क्या होगा, एयर ब्रेक टाइप, मैंने अभी बताया। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी जो हम घर पे यूज करते हैं, वो भी एयर ब्रेक टाइप होगी। मीडियम वोल्टेज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एसी सर्किट ब्रेकर। दूसरा ये चौथा, लो और मीडियम वोल्टेज डीसी सर्किट ब्रेकर, और वो होना चाहिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये जो 4 ये मेथड है ना, तो ये हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर आती है। हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड के अंदर किस तरह से हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, ये मेथड से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लेंथनिंग ऑफ आर। देखिए उसके पहले अगर मैं देखूं तो कुछ मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, अगर ये मैं लूँ यहाँ पे, ये मेरा कोई सोर्स है, ये उसका कोई वोल्टेज है, ये सोर्स का इम्पिडेंस मैंने दिखाया है। ठीक है, ये सोर्स का इम्पिडेंस मैंने दिखाया है, यहाँ पे इम्पिडेंस जो भी होगा वो, और ये इम्पिडेंस अगर मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर ये मैंने लगाया, ये सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट इस तरह से होंगे, मान लीजिए कॉन्टैक्ट इस तरह से कुछ होंगे वहाँ पे, और ये ZL, ये जो इम्पिडेंस है वो लोड का इम्पिडेंस मैंने रख दिया है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ कि अगर कोई फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, तो वो फॉल्ट करंट इस तरह, ये ग्राउंड अगर फॉल्ट हुआ है तो फॉल्टी करंट इस तरह से फ्लो होगा ना, IF करंट, फॉल्टी करंट फ्लो होगा इस तरह से। तो फॉल्ट करंट अगर फ्लो हो रहा है, और अगर आप सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, ये अगर ओपन करेंगे तो ये आर्क इस तरह से फॉर्म होगी। देखिए ये जो है ना, ये आर्क है, और यू कैन से हम इसको बोल सकते हैं इसके ये आर्क रेजिस्टेंस। देखिए जितना ये पास में होगा कॉन्टैक्ट, उतना ज़्यादा क्या होगा, आर्क पनप रहा होगा। लेकिन जितना आप कॉन्टैक्ट इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जितना दूर ले जाएंगे, उतना ही आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। करंट जो है वो आर्क करंट आपका पास नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, ये जो है ना आर्क रेजिस्टेंस की वजह से है। इसके अक्रॉस में जो भी ड्रॉप हो रहा है ना आर्क वोल्टेज का, वो है VA, वो है VA। तो VA क्या हो जाएगा, IF इंटू RA, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली आपके IF के, फॉल्ट करंट। तो VA हो जाएगा IF इंटू RA। ठीक है, देखिए, सो व्हेन फॉल्ट हैपन्स योर IF करंट पासिंग, फॉल्टी करंट व्हेन पासिंग। सो IF करंट अगर पास हो रहा है, तो अगर मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दूँ तो आर्क जो है वो पनप रहा होगा, आर्क इज फॉर्म्ड। सो आर्क विल हैव द रेजिस्टेंस एंड IF इज फिक्स्ड वैल्यू। IF तो फिक्स है ना, लेकिन R जो रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हो वो R का होगा ना। ठीक है, सो इफ वी कैन इंक्रीज लेंथ ऑफ द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट, इसके जो कॉन्टैक्ट है उसकी बीच की जो दूरी है अगर वो हम बढ़ा दें, सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्क इन सच अ वे दैट द आर्क रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। किस तरह से, इस तरह से हम नहीं बढ़ा सकते ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा स्पेस जो है वो वहाँ पे अपना यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि IF इंटू RA इज इक्वल टू वॉट, आर्क वोल्टेज। ठीक है ना, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होगा ना। ठीक है ना, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। सो दैट अगर ये करंट डिक्रीज होता है, दैट कांट मेंटेन द आर्क। अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो आर्क जो है वो किसकी वजह से था, फॉल्टी करंट की वजह से ना। अगर फॉल्टी करंट हम ही डिक्रीज कर दे तो आर्क जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और इफ रेजिस्टेंस जो है वो आर्क का, देखिए वो वेरी फार ग्रेटर देन दिस सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं VS इज लेस देन IARA, और यू कैन से IFRA। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज जो है ना, तो हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज इज वेरी लेस देन फॉल्टी करंट इनटू RA। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द आर्क, ये जो है ना आर्क की, अगर देखिए हम वो डिस्टेंस जो है ना, किस तरह से हम ये जो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस है ना वो हमें बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है। देखिए अगर मैं वोल्टेज और करंट की बात करूँ तो इस तरह से वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज इस तरह से, ये सप्लाई वोल्टेज जो है ना इस तरह से पनप रहा होगा, ये देखिए, और ये जो आर्क वोल्टेज है ना इस तरह से वेरी होगा। ठीक है, अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज जो इस तरह से होगा, देखिए डिक्रीज हो रहा है, देखिए। ठीक है ना, ओके। तो
किस तरह से ये जो आर्क जो है उसकी हम क्या करेंगे, हम लेंथ बढ़ा, मतलब इसकी लेंथ बढ़ानी है। किस तरह से हम बढ़ाएंगे, आर्क जो यहाँ पे पनप रहा है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में, उसकी लेंथ हमें बढ़ानी है। आर्क को हमें क्या करना है, ये सेपरेट हुआ तो ये डिस्टेंस इतना हुआ, तो ये इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो आर्क का रहेगा ना, लेकिन वो डिस्टेंस हम बढ़ा दे तो आर्क का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो किस तरह से हम उसे मेंटेन करेंगे, देखिए आर्क रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय 4 मेथड। इन दिस मेथड द लेंथनिंग इज अचीव्ड बाय मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं कि किस तरह से अगर मैं जो लेंथनिंग करूंगा, इन दिस मेथड आर्क लेंथ इज इंक्रीज बाय यूजिंग आर्क रनर्स। देखिए अगर मैं आर्क रनर्स जो इस तरह से बताओ, आप कई दफ़ा आपने देखा भी होगा, हाई वोल्टेज की अगर लेबोरेटरी देखी होगी आपने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आर्क रनर्स कुछ इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, ये ब्लो आउट कॉइल्स में यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, ये अगर फील्ड में इस तरह से दिखा दूँ, तो ये जो है ना सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट, देखिए ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट इस तरह से अगर मैं कुछ लगाऊँ समझने के लिए, तो ये सेपरेट हुआ। अगर ये सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं लेंथ बढ़ाता तो आर्क जो है वो इस तरह से पनप रही, ठीक है, इस तरह से ये पनप रही होगी। तो अगर लेंथ में इसको बढ़ानी है तो किस तरह से बढ़ाऊंगा, देखिए आर्क जो है ना, ये देखिए ये ब्लो आउट कॉइल की वजह से यहाँ पे कोई ये फील्ड है, ये फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आर्क को मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से आर्क जो है वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, हाँ, ये फ्लो होती हुई इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये लेंथ और ये लेंथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो लेंथ इसकी क्या हो गई, बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ गई। तो ये जो है ना फाइनल पोजीशन होगी आर्क की, फाइनल पोजीशन होगी आपकी आर्क की। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड द आर्क इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग आर्क रनर्स विच आर हॉर्न लाइक ब्लेड्स, दिस हॉर्न लाइक ब्लेड्स of conducting material, and the arc runners are connected to arcing contacts, and it is in the shape of V shape. Okay, V shape. And the arc is initiated at bottom and blows upward due to electromagnetic force, and due to this arc length increases and consequently arc is extinguished. ये आप arc इस तरह से extinguish कर सकते हैं. So the circuit current flows through the coils placed below the arc runners. The magnetic field created by the current in these coils, this particular coils, in these coils, blows out the arc into the arc chatters rapidly. इस तरह से मूव होगी. Thereby the arc is cooled, split and lengthened. Find increase in the resistance to value that arc cannot be maintained. Resistance, ये जो लेंथ बढ़ गई ना, तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो वो अपना मेंटेन, आर्क जो है वो करंट मेंटेन नहीं होगा, और उसकी वजह से अगर आर्क करंट मेंटेन नहीं होगा तो आर्क जो है वो भी मेंटेन नहीं होगी. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, देखिए ये आप देख सकते हैं, अगर आप बोले तो यहाँ पे स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क. ठीक है, एक मेथड थी ना स्प्लिटिंग ऑफ आर्क. देखिए तो ये ही मेथड जो है वो इस तरह, इन दिस मेथड एलोंगेशन ऑफ आर्क इज डन एंड द आर्क इज स्प्लिट यूजिंग आर्क स्प्लिटर्स विच आर स्पेशली मेड प्लेट्स ऑफ रेजिन बॉन्डेड फाइबर ग्लास. आई रिपीट, यहाँ पे जो प्लेट लगी होगी, ये देखिए आप, ये प्लेट है ना, ये आर्क स्प्लिटर है which is made up of the plates of resin bonded fiberglass. These plates are placed in perpendicular path to arc, perpendicular to path of arc, so that it will be pulled towards it by electromagnetic force. When the arc is pulled upward, it gets elongated and then split and cooled, due to which it gets extinguished. Find क्या होगा इसके अंदर, देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ब्लो आउट कॉइल्स टचिंग ईच अदर, ये जो ब्लो आउट कॉइल्स है ना एक दूसरे को टच होती रहेगी. कहाँ पे, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग, ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है. ठीक है ना, देखिए ये अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगी, टच, ये एक दूसरे को टच करती रहेगी. सो जितना भी करंट इस तरह से यहाँ पे पास होगा, उतना ही करंट यहाँ से फिर से वापस निकल जाएगा. सो वेन एवर दिस सर्किट ब्रेकर ओपन्स एंड आर्क इज स्ट्रक बिटवीन दिस टू. So these blowout coils will apply the magnetic field effect on the charged particles. So magnetic field effect, charge carriers जो आपकी आर्क होगी ना इस तरह से मूव करवाएगी उसको, because of that field. Okay, so charge carriers will be blown out, so the arc will moving upward. Finally it reaches to a tip of this arc runner. देखिए ये जो है ना, ये टिप होगी आर्क रनर्स, ये आर्क रनर्स है अपने, तो इसके टिप पर पहुंच जाएगी. सो ये देखिए यहाँ पे अगर आर्क रनर्स पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये कॉपर के जो है वो बने होंगे, ये जो आर्क रनर्स है ना कॉपर के बने रहेंगे. ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क स्प्लिटर मैंने लगाया है, ठीक है। तो ये आर्क स्प्लिटर है ना, वो इंसुलेटिंग मीडियम होंगे, ये इंसुलेटेड होंगे, ठीक है। कोई भी मटेरियल होगा तो वो इंसुलेटेड मटेरियल होगा, ठीक है, इंसुलेशन वाला मटेरियल होगा। सो अगर लेंथ जो आर्क की बढ़ रही है, देखिए ये जो है ना, ये पहले आर्क इतने में थी, अब ये इतने में आ गई, अब ये इतने में आ गई, तो ये बढ़ रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। सो इट इज़ से देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इंक्रीजिंग, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर में खुली है, एटमॉस्फेयर में ये जो है पूरा ओपन है, ठीक है ना। सो इट इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, देन ये जो भी गैस होगा इसके अंदर तो वो कूल हो जाएगा। So the cooling of medium is also done. So that's why arc will extinguish, because it cannot maintain the arc as the arc resistance is very high, because maximum voltage across this supply volt only. So obviously the current is decreasing and finally your arc will be extinguished. तो इस तरह से हम जो है आर्क की लेंथ को बढ़ाते हैं और आर्क को रिमूव कर देते हैं. So the high resistance method is not suitable for high voltage AC breakers and high voltage DC breakers because lengthening of arc for higher voltages is physically difficult. देखिए ये फिजिकली जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. अगर हाई वोल्टेज का, ये मीडियम वोल्टेज या लो वोल्टेज के लिए ठीक है, लेकिन अगर फिजिकली अगर हम देखें तो हायर वोल्टेज के लिए बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें लेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा ये हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा हाई वोल्टेज AC ब्रेकर के लिए या फिर हाई वोल्टेज DC ब्रेकर के लिए. ठीक है, सो ये फिजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो क्या है, 0 पॉइंट इंटरप्शन और यू कैन से लो आर्क इंटरप्शन. देखिए अगर मैं देखूँ 0 पॉइंट इंटरप्शन पे, इसे हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस इंटरप्शन और 0 पॉइंट इंटरप्शन. दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड इन AC आर्क इंटरप्शन. ओके, द करंट बिकम्स 0 2 टाइम्स इन द साइकिल. ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, ये देखिए 1 and 2 टाइम्स. सो एट ईच करंट 0 पॉइंट द आर्क वैनिशेज फॉर स्मॉल इंस्टेंट एंड अगेन इट अपीयर्स. दैट कैन आई से. बट इन AC सर्किट ब्रेकर्स the arc is interrupted at a current 0 point. The space between the contacts is deionized quickly if there is a fresh unionized medium such as oil, or you can say the fresh air, or you can say SF6 gas between the contacts at the current 0 point. This will make dielectric strength of the contact space to increase such that arc will be interrupted and discontinued after current 0. हमें पता है कि AC जो भी होगा उसमें 2 पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, अगर ये आर्क, ये जो आर्क करंट है ना, ये 0 पॉइंट यहाँ पे, ये 0 पॉइंट यहाँ पे, अगर ये 0 उसी टाइम पे होता, ये जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे अगर मैं कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मीडियम सर्किट ब्रेकर के बीच में से पास करूँ तो क्या हो जाएगा, ये आर्क को वैनिश कर देगा. जैसे कि हम SF6 गैस यूज़ करते हैं हाई प्रेशराइज्ड, उसके बाद हम एयर फ्रेश एयर यूज़ कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे ये अगर 0 होगा, उसी टाइम पे अगर ये इस पर्टिकुलर मीडियम में से कोई भी मीडियम अगर मैं उसके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में से अगर मैं इसे पास करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर्क हमारी वैनिश हो सकती है. ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड in all modern high voltage AC circuit breaker and also high voltage DC circuit breaker with artificial current zeros. In this method arc length is relatively small. आर्क की लेंथ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्मॉल रहेगी, क्योंकि हमें तो मीडियम पास करना है ना. अबाउट 20 mm इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. कितनी होगी, 20 mm ही होगी. उसके बाद अगर मैं देखूँ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर में कितनी होगी, 12 to 20 सेंटीमीटर इन MOCB एंड सिंगल प्रेशर सर्किट SF6 सर्किट ब्रेकर. उसके बाद अगर मैं देखें तो 1, 2 और 4 इंटरप्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पर पोल टू लिमिट वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉन्टैक्ट गैप. Another one, in 50 Hz AC current waveform, natural current 0 occurs after every 10 millisecond. ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते पूरी अगर एक साइकिल है ये 50 Hz होगी ना. ठीक है ना, सो अगर मैं देखूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा ना, 2 टाइम्स ये 100 होगा. ठीक है, तो इसका अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, 10 मिलीसेकंड. ठीक है, सो एट करंट 0 आर्क हैज़ नो एनर्जी फ्रॉम सोर्स. ये इस पर्टिकुलर करंट पे क्या होगी, आर्क के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, ये 0 करंट होगा. सो ओनली हीट ऑफ आर्क हैज़ टाइम कॉन्स्टेंट विच रिजल्ट्स इन
continuation of arc during next half cycle. So at current zero, the major element that store in your circuit is inductance, that we all know. हमारे पास सभी जो भी मोर देन 80% जो भी लोड है वो इंडक्टिव है. सो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 Li². ठीक है. सो ये जो आया होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा. अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूँ तो क्योंकि करंट ज़ीरो पे इसकी एनर्जी तो ज़ीरो होगी ना, तो अगर इसी पॉइंट पे अगर मैं इस आर्क को वैनिश कर दूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे एडवांटेज मिलेगा. इज दैट राइट? सो this particular action produces high voltage across the context which is sufficient to re-establish the arc. देखिए आर्क अगर ज़ीरो होगी तो ठीक है. Thus the dielectric strength must be built more than the restriking voltage for faithful interruption. देखिए अगर इसका मतलब क्या है, मैं इसकी वजह से अगर ज़ीरो कर भी देता हूँ, इसको मतलब वैनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन क्या होगा, इस जीरो पॉइंट पे क्या होगा, करंट तो जीरो है लेकिन इसका आर्क वोल्टेज जो होगा ना, आर्क का जो भी वोल्टेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा. तो ये वोल्टेज की वजह से आपकी आर्क फिर से रिस्ट्राइक कर सकती है. उसको हम बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है. ठीक है. तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे कि ये जो एक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा, हाई वोल्टेज भी अपीयर होगा. सो विच इज सफिशिएंट टू रीएस्टैब्लिश द आर्क. दस दी डायल, देखिए ये रीएस्टैब्लिश होगा, लेकिन ये रीएस्टैब्लिश हमें नहीं होने देना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों मीडियम है या फिर जो मीडियम यूज़ करते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा रखनी है. क्या रखनी है, बहुत ज़्यादा रखनी है. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रखेंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की कंपेयर में, तो क्या हम कर सकते हैं, आर्क को इंटरप्ट कर सकते हैं. देन द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड एट नेक्स्ट करंट जीरो. इज दैट राइट? Fine. So while designing the circuit breakers, the care is taken so as to remove the hot gases from the contact space immediately after the arc, so that it can be filled by fresh dielectric medium having high dielectric strength. Okay, so we can say that the arc extinguishing process is divided in three parts. First part is what? Arcing phase. Second part, current zero phase. Arcing phase, current zero phase, and third one is post arc phase. So in arcing phase, the temperature of the contact space is increased due to the arc. The heat produced must be removed quickly by providing radial and axial flow of gases. And the arc cannot be broken abruptly, but its diameter can be reducing by the passage of gas over the arc. So when arc current wave is near its zero, the diameter of the arc is very less and consequently arc is extinguished. This is nothing but current zero phase. Now in order to avoid re-establishment of arc, the contact space must be filled with dielectric medium having high dielectric strength, and this is post arc phase, in which hot gases are removed and fresh dielectric medium is introduced. Is that right? So there are two theories, arc interruption theories, that I will discuss in the next lecture. So I hope कि ये जो भी आर्क इंटरप्शन मेथड से आपको समझ आ गई होगी. ठीक है. सी अगर मैं देखूँ जीरो पॉइंट इंटरप्शन पे, द प्लाज्मा इज क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस बाय वेरियस टेक्निक्स. जो भी हीट प्रोड्यूस होती है ना वो आर्क की वजह से, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं. उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. देखिए अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि ये दोनों सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में ये आर्क पनप रहा है, तो ये जो बोलते हैं ना, इसे आर्क कोर बोलते हैं. ये पूरा जो है ना, ये एरिया उसे हम आर्क कोर बोलते हैं. ये आर्क कोर है ना, इसके ये सराउंडिंग टेम्परेचर वो है ना, वो कम रहता है. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जो पूरा इफेक्ट है ना, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं. So the dielectric strength of contact space is built up very rapidly after current zero, so that arc is extinguished. Used in all modern HVAC circuit breaker, including all circuit breaker, VCB, SF circuit breaker, ये सभी जगह पे यूज़ होता है. लेकिन जो ट्रांजिएंट होता है ना, वो ट्रांजिएंट जो सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट हम देखें, वहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट भी आते हैं. ठीक है. हमने जो केस कंसिडर किया था, वो केस इस तरह से कुछ कंसिडर किया था कि मेरे पास कोई एक इंडक्टेंस है, ये सोर्स अपना है, वहाँ पे कैपेसिटेंस मैंने लगा दिया, और उसके बाद जो है वो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा दिया. ये सर्किट ब्रेकर हो गया अपना, और ये फॉल्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे हो रहा है. तो ये जो है ना वो वन साइडेड है, मतलब ये सिंगल ही साइड है. सो दिस कंसिडर दिस पर्टिकुलर सर्किट, एंड दिस सर्किट प्रोड्यूस दी सिंगल फ्रीक्वेंसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रांजिएंट. आई रिपीट, दिस पर्टिकुलर सर्किट प्रोड्यूसेस दी सिंगल रिस्ट्राइकिंग
सिंगल फ्रीक्वेंसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रांजिएंट. सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो हमने देखा है एफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, डिराइव भी हमने किया है एफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी. हियर एल इज द व्हाट it is an inductance in Henry actually, and what is C is capacitance in farads. So depending upon the value of this L and C, the frequency ranges from 10 hertz to 10 kilohertz. Okay, so the circuit configuration in actual power system is complicated and it has distributed capacitance and inductances. Fine. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो भी आपके रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी. ये सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट है. ये क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट है. ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव सीन द केस व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज देयर एंड फॉल्ट हैपेंस ओनली वन साइड. There is an LC circuit. ये जो है ना LC circuit. That means fault has happened near to circuit breaker only. But practically fault may never happen near to circuit breaker because circuit breaker is near to bus bar and it is not possible, or you can say in the rare case that fault happen near to the bus bar. So it can happen only where the it can happen anywhere on the transmission line, as you can see here, this particular line I have considered. Okay, so single frequency transient आपको पता ही है, तो ये जो है single frequency transient होगा. ठीक है. It varies from 1 kilohertz to 10 kilohertz. Okay, now डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ज़्यादातर लाइंस जो है ना वो डबल ही फैटेड होती है. ठीक है. सो वी कंसिडर इन द लास्ट सेक्शन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली वन साइड, but it may be on both sides of the circuit breaker. So that's why I consider C1 and C2 here. As you can see here, inductance L1 and this is the L2. Okay, if the fault happens here, so the points this particular, देखिए ये point अगर मैं 1 कह दूँ, ये 2 कह दूँ, so the points 1 and 2 are equipotential points before clearing the points. Okay, but after the arc extinction there will be two circuits which may oscillate at their own natural frequency. यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, तो दोनों जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होंगे कि नहीं होंगे. ओके, सो दस अ कंपोजिट डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट्स अपीयर्स अक्रॉस दिस सर्किट ब्रेकर. ओके, देखिए कुछ इस तरह से. ओके, सो इफ आई कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये VAB है तो साइड 1, ये साइड 1 हो जाएगा, तो इट विल ऑसिलेट विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस टू साइड इट विल ऑसिलेट अनदर फ्रीक्वेंसी. तो बोथ विल सुपर इम्पोज्ड अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्स्ट. So the fault happened far up the circuit breaker, then circuit breaker is open, there will be a two circuit. LC circuit for supply side, LC circuit consists of capacitance of a line plus inductance up to fault and that fault and the fault resistance. Fine. Now series LC circuit are there and both will oscillate different frequency. तो ये दोनों frequency side मैंने दिखाई. तो इसी वजह से the circuit configuration and the type of the fault and the type of neutral earthing are the important factors which will decide the frequency, rate of rise of and the peak value of the transient recovery voltage. ये इस तरह से भी हो सकता है और डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट कुछ इस तरह से भी हो सकता है. ये देखिए ये पूरा अपना ये करंट हो गया और यहाँ से ये इस तरह से ये डबल हो गया. सो ये जो हो गया ना वो डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट है. डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट ये अपना वोल्टेज हो गया. तो अब देखिए ये यहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट आपको मिल रहा है. ठीक है. Thank you.